नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सक्रिय हैं। वो गुजरात के भुज सेक्टर में सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF जवानों से सीधे संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह एडवांस कंट्रोल सिस्टम OP टावर 1170 और आरामी नाला क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। गुजरात दौरे में सीमा सुरक्षा, आधुनिक सर्विलांस को लेकर महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नीट UG 2026 परीक्षा लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। याचिकाओं में नए सिरे से हाई पावर कमेटी गठित कर परीक्षा कराने की मांग की गई है, जिसमें साइबर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल हों। याचिकाकर्ता NTA पर सवाल उठाते हुए भारत सरकार से निर्देश देने की मांग कर रहे हैं कि या तो NTA बदली जाए या नया सुरक्षित सिस्टम बनाया जाए। साथ ही CBI को पेपर लीक जांच के 4 सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। डीडी न्यूज पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की खास बातचीत। शिक्षा मंत्री ने दिया छात्रों के हर सवाल का जवाब, कहा अफवाहों पर ध्यान ना दें और कहा कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट UG की पुनर्परीक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी की जा रही है। साथ ही नीट UG के पेपर को सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए वायुसेना का सहयोग भी लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में देर रात आंधी तूफान के दौरान निर्माणाधीन पुल गिरने से 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। ये पुल मोराकंदर और कुरारा की मवाई जार को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्य तेज करने, घायलों का इलाज सुनिश्चित करने और मुआवजा देने के निर्देश दिए। भारतीय मौसम विभाग ने जून से सितंबर तक के मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है। डॉक्टर M महापात्रा के अनुसार इस साल बारिश का पैटर्न अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून 16 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश कर गया। 28 मई तक ये मानसून दक्षिण अरब सागर, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर तक पहुंच चुका है। उत्तर भारत में सामान्य बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी प्रायद्वीप में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। जून में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम में 1 से 3 जून तक बारिश की है संभावना। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी 3 जून तक वर्षा होने के हैं आसार और मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये बात भी कही गई। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शिरकत की। कल उपराष्ट्रपति पणजी में गोवा राज्य स्थापना दिवस समारोह और CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। रविवार को बेलथांगड़ी में CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन और केरलम के कोट्टायम में दीपिका मलयालम दैनिक के 140वें स्थापना दिवस समारोह में भी वो हिस्सा लेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी संगठन की राउंड टेबल चर्चा में लिया हिस्सा। उन्होंने US भारत व्यापार वार्ता में उद्योग को अंतरिम समझौते का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों के भरोसे व्यापार में स्थिरता और नियमों को भारतीय सरकार की प्राथमिकता बताया। बैठक में भारत की द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह भारत आएगा। USI SPF ने उम्मीद जताई है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच सफल और उत्पादक वार्ता होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मास्टरकार्ड के CEO मिबाक माइकल से मुलाकात की। पीयूष गोयल ने बताया कि इस दौरान डिजिटल वाणिज्य, डिजिटल सुरक्षा और अगली पीढ़ी के भुगतान समाधानों में सहयोग को और भी मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और फिनटेक नवाचार के लिए एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र के रूप में इसके उभरने पर खास बातचीत हुई। लुधियाना का हलवारा एयरपोर्ट ग्लोबल एविएशन मैप पर आ गया। लुधियाना से अब देश के 23 शहरों और दुनिया के 21 देशों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट उपलब्ध है।
यात्री हलवारा एयरपोर्ट से दिल्ली होकर कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए विभिन्न देशों और शहरों में यात्रा कर सकते हैं। एयर इंडिया ने कनेक्टिंग फ्लाइट का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मंजाकोट सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार 7वें दिन भी है जारी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान गंभीर, मुगलान और डोरीमल के घने जंगली क्षेत्रों में मोर्चा संभाले हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इलाके में कुछ संदिग्ध आतंकवादियों के छिपे होने की पुख्ता खुफिया जानकारी मिली थी। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर त्वरित कार्रवाई की। 7 दिनों से चल रहे इस अभियान में अत्याधुनिक उपकरण और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौसम और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे और देहरादून में प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में सभी 17 कोर कमेटी सदस्य मौजूद रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को मार्गदर्शन दिया। नितिन नवीन कोर कमेटी सदस्य अगले 2 दिनों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। कर्नाटक की राजनीति में जारी सियासी घमासान के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार नई दिल्ली पहुंचे। वो सीधे चाणक्यपुरी स्थित कर्नाटक भवन गए, जहां उनका दौरा राज्य की राजनीतिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिव कुमार केंद्रीय आलाकमान के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, जिससे कर्नाटक की राजनीति में नई दिशा आ सकती है। इस बैठक में चर्चा होने वाले मुद्दों और इसके सियासी मायनों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। भोपाल के ट्विशा शर्मा डेथ केस में आज ट्विशा की सास और आरोपी गिरिबाला सिंह की कोर्ट में पेशी है। गिरिबाला से कल सीबीआई ने करीब 6 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया और उनका मेडिकल कराया। सीबीआई गिरिबाला सिंह को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। मामले में मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने पार्टी में अपनी अगली भूमिका पर चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष ने सिद्धारमैया के योगदान की सराहना की और उनका जीवन सामाजिक न्याय और संवेदनशीलता का प्रतीक बताया। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनकी भी वरिष्ठ नेताओं से मीटिंग होगी। सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला डायलॉग 2026 में भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग पर भारत का स्पष्ट पक्ष रखा। उन्होंने रक्षा औद्योगिक सहयोग, उभरती प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा की। स्थिर, सुरक्षित और समावेशी इंडो पैसिफिक के लिए भारत की रक्षा कूटनीति पर उन्होंने अपने विचार साझा किए। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार घुसपैठियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही है। इस समय घुसपैठियों को रखने के लिए राज्य के 11 स्थानों पर कुल 13 होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। कार्रवाई की बात की जाए तो अब तक 386 लोगों को होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। हाकिमपुर सीमा से सटे बसीराट पुलिस जिले में सबसे ज्यादा 335 लोगों को होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। राजधानी में स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक चेतना पर वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा मौजूद रहे। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने सावरकर के जीवन को साहस, त्याग और राष्ट्र समर्पण का प्रतीक बताया और इसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत करार दिया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जयकुमार रावल युवाओं से राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए देश निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इजरायल के लिए अपनी उड़ानों का निलंबन बढ़ा दिया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइन को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंध जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उड़ानें बंद होने से इजरायल में रहने वाले 40,000 से ज्यादा भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में घरेलू अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण बाहरी माहौल के बावजूद मजबूत बनी रहेगी। भारत की विकास संभावनाएं मजबूत मांग, कम निर्यात निर्भरता और स्थिर नीति वातावरण से समर्थित है।
आज भारतीय शेयर बाजार मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते बढ़त के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 213 अंक चढ़कर 76,080 और निफ्टी 44 अंक बढ़कर 23,951 पर कारोबार कर रहा था। WEF की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ सकती है, लेकिन भारत को 2026-27 में 6.5% वृद्धि दर के साथ मजबूत विकास क्षमता वाला प्रमुख उभरता बाजार बताया गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के आर्थिक विस्तार का अगला चरण उन क्षेत्रों और संसाधनों से उभरेगा जो दशकों से अनछुए रहे हैं, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में अरोमा मिशन और फ्लोरिकल्चर मिशन जैसी योजनाएं किसानों, युवाओं और उद्यमियों के लिए नए रोजगार और आय के अवसर पैदा कर रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PMAYG योजना के तहत 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए जारी किए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योजना के तहत 4.95 करोड़ घरों के लक्ष्य के मुकाबले 3.91 करोड़ घरों के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और 3.05 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा भी हो चुका है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए आवास लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना अधिक है और केंद्र एवं राज्यों के समन्वित प्रयासों से इसे समयबद्ध तरीकों से हासिल कर लिया जाएगा। IBC के 10 साल पूरे होने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कानून ने देश के वित्तीय सिस्टम को मजबूत किया और संकटग्रस्त कंपनियों के तेज समाधान में मदद की। केंद्र सरकार ने कहा कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड के तहत बैंकों को करीब 4.32 लाख करोड़ रुपए की वसूली करने में मदद मिली। केंद्र सरकार के अनुसार IBC लागू होने के बाद दिवाला समाधान प्रक्रिया तेज हुई है और बैंकिंग क्षेत्र की वसूली व्यवस्था मजबूत हुई है। भारत और दक्षिण कोरिया ने सेपा अपग्रेड वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेड, सप्लाई चेन और औद्योगिक साझेदारी पर विशेष उप समूह बनाने का फैसला किया। भारत में PMS इंडस्ट्री का AUM अप्रैल 2026 में बढ़कर 42 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इस दौरान 25,088 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो दर्ज हुआ। रिपोर्ट के अनुसार पोर्टफोलियो में इक्विटी में 13.8%, सामान्य ऋण में 0.8% और म्यूचुअल फंड में 5.4% की वृद्धि हुई, जबकि डेरिवेटिव्स में बड़ा बदलाव देखने को मिला। भारतीय रेल की काजीपेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल्द होने जा रही है शुरू, जहां अगले 5 वर्षों में 200 इंटरसिटी ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। रेल मंत्रालय के अनुसार ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं जैसे ऑटोमेटिक दरवाजे, बेहतर वेंटिलेशन और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से होंगी लैस, जो कम दूरी की यात्रा को आसान, तेज और किफायती बनाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2026-27 में मुद्रीकरण के लिए 9 राज्यों के 1,692.5 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का चयन किया। ये प्रक्रिया टोल ऑपरेट ट्रांसफर और इन्वेट्स मॉडल के तहत की जाएगी, जिससे सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश जुटाने में मदद मिलेगी। भारत के इंजीनियरिंग सामान का निर्यात अप्रैल में करीब 9% बढ़कर 10.35 अरब डॉलर पहुंचा। एल्यूमिनियम, तांबा, इलेक्ट्रिकल उपकरण और ऑटो सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन से निर्यात में हुई बढ़ोतरी। विद्युत मशीनरी और उपकरणों के निर्यात में 9.5%, जबकि दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्यात में 36% की वृद्धि हुई। ऑटो कंपोनेंट्स और पार्ट्स के निर्यात में भी 7.2% की वृद्धि हुई। भारत टैक्सी 35 लाख यूजर्स और 6 लाख से ज्यादा ड्राइवरों के साथ बनी देश की सबसे बड़ी मोबिलिटी कोऑपरेटिव।
भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म ड्राइवरों को बिना कमीशन पूरी कमाई और यात्रियों को सस्ती और पारदर्शी सेवा की सुविधा दे रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में सैन्य नियंत्रण बढ़ाने के दिए निर्देश। नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने सेना को गाजा के 70% हिस्से तक नियंत्रण बढ़ाने का आदेश दिया है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि इजरायली सेना हमास पर हर तरफ से दबाव बना रही है और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। क्यूबा ने अमेरिका के साथ बातचीत ठप होने पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे अमेरिकी सैन्य आक्रामकता का खतरा बढ़ सकता है। क्यूबा के उप विदेश मंत्री जोसेफिना विडाल ने अमेरिकी प्रतिबंधों और क्यूबा के तेल आयात पर दबाव की आलोचना करते हुए वॉशिंगटन पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। ईरान के सरकारी मीडिया द्वारा अमेरिकी विमान गिराए जाने के दावे को अमेरिका ने खारिज कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि बुशर के पास किसी भी अमेरिकी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा है और सभी हवाई संसाधन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने रूस के कीव पर व्यवस्थित हमलों की कड़ी आलोचना की और नागरिक इलाकों पर हमले रोकने की अपील की। साथ ही ऑरिशनिक बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल पर भी चिंता व्यक्त की। रूस ने अपने हमलों का बचाव करते हुए कहा कि उसने यूक्रेन के सैन्य और खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया है। यूएस के वॉशिंगटन में एक पेपर मिल में रासायनिक टैंक विस्फोट के बाद लापता 9 श्रमिकों में से 6 के शव बरामद हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि खतरनाक परिस्थितियों में खोज जारी है। बचाव दल ने कहा कि 3 श्रमिकों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या 11 तक पहुंच सकती है। ग्वाटेमाला ने ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान में मदद के लिए अमेरिका से सैन्य सहयोग मांगा है। राष्ट्रपति बर्नार्डो अरेवालो ने कहा है कि सहयोग में उपकरण, प्रशिक्षण और विशेषज्ञ शामिल होंगे। राष्ट्रपति बर्नार्डो अरेवालो ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्वाटेमाला पर किसी अमेरिकी सैन्य अभियान की अनुमति नहीं दी गई है। यह सहयोग मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों के तहत होगा। बोलीविया सरकार ने राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज के इस्तीफे की मांग को खारिज करते हुए इसे लोकतंत्र विरोधी बताया है। बोलीविया में पिछले 1 महीने से जारी विरोध प्रदर्शन और सड़क नाकाबंदी के कारण आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित है। सरकार ने हालात नियंत्रित करने के लिए आपातकाल लगाने और सेना तैनात करने के संकेत दे दिए हैं। यूएन ने लेबनान में बढ़ते संघर्ष और इजरायली हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यूएन ने कहा कि संघर्ष विराम के बावजूद मिसाइल हमले और सैन्य गतिविधियां तेज हुई हैं, जबकि नए निकासी आदेशों से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। आईपीएल में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज के मुकाबले की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड दौरे का आगाज जीत के साथ किया है। पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 38 रनों से हराया। भारत के स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स और यास्तिका भाटिया ने अर्धशतकीय पारियां खेली, जबकि डेब्यू मुकाबले में नंदिनी शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट चटकाए। भारत ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के दानांग में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी
और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की निपम ने महिला 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शानदार शुरुआत की। 18 वर्षीय निपम ने 11.62 सेकंड का समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। महिलाओं की 400 मीटर हीट में भारत की नीरू पाठक और तहुरा खातून ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। सिंगापुर ओपन में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। स्टार शटलर लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग की भारतीय डबल्स जोड़ी आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। सिंगापुर ओपन के महिला सिंगल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा है। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हान से योंग ने सिंधु को 21-17, 21-14 से मात दी। सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के कोकी वतनबे से होगा। सिंगापुर ओपन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला मलेशिया के आरोन ताई और कांग खाई जिंग से होगा। जानवी सोनेजी ने 7वें दौर में शीर्ष पर चल रहे रेयांश वेंकट को हराकर अखिल भारतीय शतरंज मास्टर्स के अंतिम दौर से पहले खिताब की दौड़ को रोमांचक बना दिया है। ये रेयांश की टूर्नामेंट में पहली हार है। इस जीत से जानवी संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गई है। राजवीर पिंकेश नाहर ने भी शीर्ष वरीय श्रेयांश सोमैया को हराकर वापसी की है। फ्रेंच ओपन में गुरुवार को सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर दूसरे दौर में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अर्जेंटीना के जुआन मैनुअल सेरेंडोलो ने 5 सेट तक चले मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए सिनर को 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 से हराने में सफलता हासिल की। फ्रेंच ओपन में एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला जहां विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी एलिना रायबाकिना को दूसरे दौर में विश्व रैंकिंग में 55वें स्थान पर मौजूदा यूलिया ने हराने में सफलता हासिल की। यूलिया ने मुकाबले को 3-6, 6-1, 7-6 से अपने नाम कर लिया। ये पहली बार है जब विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी एलिना रायबाकिना 2020 के बाद पेरिस में तीसरे दौर तक पहुंचने में नाकाम रही हैं। ब्राजील फुटबॉल टीम को फीफा विश्व कप से पहले बड़ा झटका लगा है। स्टार फुटबॉलर नेमार चोट के कारण टीम के शुरुआती मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। टीम के डॉक्टर रोड्रिगो लास्मार ने बताया है कि नेमार को ग्रेड 2 कैल्फ इंजरी हुई है और उन्हें फिट होने में 2 से 3 सप्ताह लग सकते हैं। ब्राजील अपना पहला मुकाबला 13 जून को मोरक्को के खिलाफ खेलेगा। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।